हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। आज हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए रामबाण सिद्ध होगी भाई। ठीक है, आज हम एनआईओएस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन देखे हैं तो उसमें आपने पाया होगा कि 70 से 75 क्वेश्चन बिल्कुल लाइन टू लाइन एनआईओएस से उठाए गए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी एनआईओएस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे हम ब्लॉक 506, मतलब 10 किताबें हैं एनआईओएस की, 501 से लेकर 510 तक। तो आज हम 506 कर रहे हैं। 506 स्टार्ट क्यों की है? क्योंकि 4 किताबें ऐसी हैं जो लगभग जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए 506 से हम 506 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं पिछली बार। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार ये देखो कि आज की सीरीज में हम है ना एनआईओएस के अंदर 10 बुक हो गई और उस 10 बुक्स के अंदर मान के चलो कि 3000 पेज हैं। कितने पेज हैं? 3000 पेज हैं। तो ये तो भूल जाओ, आपकी एक बार पढ़ने से एनआईओएस आपकी कवर हो जाएगी। ये मान के चलो कि 2 या 3 बार तो मतलब कवर करनी पड़ेगी। अब ये तो है नहीं कि हम 3000 पेज बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए है ना प्रतीक शिवालिक सर ने अपनी बुक निकाली है। ठीक है, तो उस बुक पहले तो हम एनआईओएस की जो ऑफिशियल बुक है उनको देखेंगे और फिर प्रतीक शिवालिक बुक्स के जो नोट्स हैं उनसे करेंगे अपनी जो एनआईओएस की समरी है वो डिटेल समरी करेंगे। ठीक है, और साथ में जो चीज़ एनआईओएस के अंदर दी है और सर ने उसके अंदर कुछ चीज़ मिस हो गई है बुक के अंदर, वो मैंने साथ के साथ उस बुक मतलब नोट्स के अंदर ऐड की हुई है। ठीक है, तो एक बार आप एनआईओएस देख लीजिए। ये बुक है एनआईओएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है। अगर आपको एनआईओएस की बुक डाउनलोड नहीं करनी आती है तो शॉर्ट वीडियो मिलेगी आपको एक, वो देख लेना कि कैसे डाउनलोड करते हैं। इसमें देखो, ये एनआईओएस की बुक है और जो अपनी 506 ब्लॉक है उसका नाम है समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना। और इसका ब्लॉक नंबर 1 है, उसका क्या नाम है? बच्चों की वृद्धि विकास और विकास को, बच्चों की वृद्धि एवं विकास को समझना। ठीक है, और देखो ये दिया हुआ है ब्लॉक नंबर 506 के अंदर 4 ब्लॉक है अपने। पहले एक बार इस यूनिट को समझो कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसके अंदर हमारे 4 ब्लॉक हैं। ब्लॉक 1 में वृद्धि और विकास को समझना, ब्लॉक 2 में बच्चों के व्यक्तित्व विकास को समझना, और ब्लॉक 3 में समावेशी शिक्षा, और ब्लॉक 4 में बालिकाओं एवं बच्चों के अधिकार। ब्लॉक 1 के अंदर 4 यूनिट हैं: बच्चों को समझना, अनुवांशिक एवं वातावरण, व्यक्तित्व का विकास एवं आकलन व चिंतन कौशल का विकास। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग ब्लॉक दिए हुए हैं जिनके अंदर एक स्पेसिफाइड टॉपिक दिए हुए हमें करना है। तो एक बार ये देखो एनआईओएस की बुक के अंदर ये दिए हुए हैं। ब्लॉक 1 के अंदर इसमें हम बच्चों को समझना पढ़ेंगे आज। एनआईओएस की बुक के अंदर देखो कि कौन से टॉपिक और किस हिसाब से दिए हुए हैं। फिर आप एक बार उस बुक को देखना। इस टॉपिक के बच्चों को समझना, जो ये टॉपिक है हमारा, एक लेसन बोल लें, इसके अंदर हमारे 46 पेज हैं। और तो ये मान के चलो कि टोटल कितने पेज हो गए? 3000, और एक लेसन के 40 पेज, तो कितना ज़्यादा मतलब ब्रॉड सिलेबस है इसका। तो इसमें देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक बार वृद्धि एवं विकास को समझना, ये तो इसकी प्रस्तावना दी गई कि बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं। एक शिक्षक को बच्चे को पढ़ाने के लिए किन किन बातों के बारे में पता होना चाहिए, बताया गया इसके अंदर। और ये देखो इसके अंदर वृद्धि और विकास में अंतर आ गया, फिर वृद्धि और विकास में के बीच संबंध आ गया। ठीक है, एक मिनट देखो, और फिर ये जन्म के बाद उसका वातावरण हो गया। वृद्धि अवस्था के मतलब शैशवावस्था से लेकर बचपन तक के हमें 4 विकास पढ़ने हैं। उन चारों विकास ये ऐसे दे दिए। ठीक है, ये दे दिए एनआईओएस के अंदर। ये लेसन एक लेसन है ये अपना। ठीक है, ये पूरा लेसन दिया हुआ है। अब हम ये लेसन इससे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। अगर आपको किसी से भी ये मानने की नहीं मुझे तो इसी से पढ़ना है तो भाई डाउनलोड करके पढ़ लियो। हम करेंगे शॉर्ट नोट, क्योंकि ये मान के चलो कि अगर हमने सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किया है ना, तो एनआईओएस का जो एनआईओएस नहीं, पेडागोजी का हमारा बेस तो तैयार है ही। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़े, वो हम डिटेल में करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमने पढ़े हुए हैं पहले, जिसका बेस हमारा क्लियर है, तो वो हम सिर्फ प्रतीक शिवालिक की बुक के नोट्स से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक बार आप बुक देखो, ये बुक स्टार्ट है। ये बुक है 506, ये दिया हुआ है। इसमें 13 लेसन बनते हैं हमारे इस बुक के अंदर, 13 टॉपिक बनते हैं। तो फर्स्ट आज हम करेंगे बच्चों को समझना, ये करेंगे आज हम। तो ज़्यादा
बस आज की वीडियो में जितना बताना था वो बता दिया, आगे कोई वो नहीं बताएंगे, सीधा अपना टॉपिक स्टार्ट किया और वीडियो फिनिश कर दी, ताकि एग्जाम के टाइम आप है ना इसका 2x में स्पीड करके जल्दी से जल्दी इसका क्या कर सको, फास्ट रिवीजन कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों को समझना, समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना। तो इसके अंदर क्या क्या है, पहले देखो वृद्धि। वृद्धि क्या है? वृद्धि का मतलब है जो हमारा बॉडीली स्ट्रक्चर्स है, फिजिकल स्ट्रक्चर्स है, उसके अंदर चेंज होना। मतलब वृद्धि संरचनात्मक एवं शारीरिक परिवर्तन है। ये एक प्रकार से बोले कि बिल्कुल जो क्लियर पॉइंट है ना, मतलब बिल्कुल साफ स्पष्ट लिखा हुआ है इस बुक में, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं लिखी हुई, जो एग्जैक्ट बात है वृद्धि की वही लिख रखी है। ठीक है, तो संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं, जिसमें हमारा बॉडीली स्ट्रक्चर्स फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं, उसको हम वृद्धि बोलते हैं। और विकास किसको बोलते हैं? विकास इस प्रकार एक अधिक समावेशी शब्द है। विकास क्या है? एक अधिक समावेशी शब्द है जिसका एक दूसरा तत्व है जो परिपक्वता कहलाता है। देखो ये मतलब पढ़ने से समझ नहीं आया होगा, लेकिन एक बार इसको ध्यान से देखोगे। पहले हमने विकास के बारे में क्या पढ़ा है कि विकास एक अधिक समावेशी शब्द है। विकास के अंदर बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं, जिसके अंदर हमारा शारीरिक विकास, भाषा विकास, बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, वो सभी के सभी शामिल हैं। और इसका दूसरा तत्व कौन सा है? परिपक्वता। मतलब हम विकास को मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने विकास के बारे में पढ़ लिया। अब देखो विकास, वृद्धि और विकास में अंतर। जो हमारी NIOS के अंदर 46 पेज दिए हुए हैं ना इस एक ब्लॉक के, एक मतलब टॉपिक के, ये हमने सिर्फ 5 या 6 पेज के अंदर कवर करना है, ताकि एग्जाम के टाइम हम इसका रिवीजन भी कर सकें। अब देखो वृद्धि और विकास के बीच अंतर क्या दिए हुए हैं। वृद्धि देखो, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हमारा क्या है? फिजिकल बॉडी के अंदर जो हमारे चेंज आते हैं ना, जैसे साइज के अंदर, भार के अंदर चेंज आते हैं, वो हमारी ग्रोथ के अंदर शामिल हो गया। और इसको मात्रात्मक परिवर्तन बोलते हैं, कि इसको हम माप सकते हैं कि हमारा भार 10 किलो बढ़ गया, वेट इतना बढ़ गया, मतलब ऐसे हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया। ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है भाई? ग्रोथ के अंदर आती हैं। अब देखो डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि इसमें रूप और आकार में परिवर्तन तो शामिल है, और साथ में इसमें गुणात्मक परिवर्तन शामिल है। मीन्स जिसको हम माप नहीं सकते, या ये बोले कि देख भी नहीं सकते। मात्रात्मक परिवर्तन तो हम देख सकते हैं, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन हम देख नहीं सकते। और शारीरिक वृद्धि के अंदर ग्रोथ के अंदर हमारी शारीरिक वृद्धि शामिल है, शारीरिक परिवर्तन शामिल है। और डेवलपमेंट के अंदर हमारा ओवरऑल चेंज, जितने भी बॉडी के अंदर होते हैं वो सभी शामिल हैं। और विकास का एक हिस्सा है, जो हमारी ग्रोथ है ना, वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। और जो विकास है वो संपूर्ण रूप से बदलता है, मतलब चेंज एज ए होल। ठीक है, जैसे PCSE इसका मतलब है फिजिकल चेंज, कोग्निटिव चेंज और सोशल चेंज और इमोशनल चेंज। ये सारे के सारे जो हमारा डेवलपमेंट है वो किसके अंदर आता है भाई? विकास के अंदर आते हैं। और परिपक्वता के साथ रुकता है, मतलब ग्रोथ है ना वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या है? पूरी लाइफ हमारे चलता रहता है। और देखने योग्य भी है और मापने योग्य भी है। पूरी तरह से देखने योग्य और मापने योग्य नहीं है। क्या नहीं है भाई? डेवलपमेंट पूरी तरह से देखने योग्य और मापने योग्य नहीं है। ठीक है, अब यही चीज़ ऊपर दे रखी है इन्होंने, और यही हमने इसके अंदर कर ली। अब देखो वृद्धि और विकास के सिद्धांत। वृद्धि और विकास के सिद्धांत के अंदर फर्स्ट है हमारा, विकास एक प्रतिमान का अनुकरण करता है। मतलब डेवलपमेंट फॉलो ए पैटर्न। क्या है? फर्स्ट है हमारा डेवलपमेंट फॉलो ए पैटर्न। मीन्स ये बोलना है कि जो डेवलपमेंट है ना वो एक पैटर्न, एक सीक्वेंस के अंदर होता है। कि ये नहीं है कि बच्चा सबसे पहले चलना सीखेगा और फिर वो मतलब खिसकना सीखेगा, मतलब घुटनों के बल चलना सीखेगा। ऐसा कभी नहीं होता, ना आपने कभी देखा होगा, चाहे वो बच्चा अमेरिका का हो या ऑस्ट्रेलिया का हो या अफ्रीका का हो या अपने भारत का हो। मतलब शुरू में बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? किसी चीज़ के सहारे बैठना सीखेगा, फिर थोड़ा थोड़ा सा वो किसी चीज़ के सहारे खड़ा होना सीखेगा, फिर अपना वो फर्स्ट स्टेप रखेगा। तो ये प्रोसीजर है ना सभी जगह सेम है। तो इसीलिए बोल रहा है कि डेवलपमेंट हमेशा एक पैटर्न फॉलो करता है। सेकंड देखो, सेकंड है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शंस। जो विकास है हमारा, इसकी दिशा होती है, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो हमने ये सीटेट के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सेफेलोपोडल्स
और प्रोक्सिमोडिस्टल्स। सिफेलोकोडल होता है हेड टू टोए, मतलब सिर से पाँव की ओर, और प्रोक्सिमोडिस्टल्स क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, यही इसके अंदर बताया हुआ है कि शीर्ष पाद पुच्छिए के साथ साथ दुरुस्त दिशा में विकास की एक दिशा सिर से पूछ मतलब पैर की ओर होती है। लंबाई में यह शीर्ष पाद पुच्छिए कहलाता है और केंद्र से परिधि की ओर प्रोक्सिमोडिस्टल्स कहलाता है। पहले हाँ ये देखो, पहले बच्चा है ना सबसे पहले सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर भुजाओं पर और फिर पैरों पर। सबसे पहले बच्चा बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करेगा और उसके बाद कौन सी, छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण करेगा। और जो ये गतिविधि चलती है ना कौन सी, पहले तो बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण किया और फिर छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण किया, इसको हम श्रेष्ठ गतिविधि बोलते हैं। ठीक है, और आगे देखो दो हो गए हमारे डेवलपमेंट के सिद्धांत, एक तो हो गया डेवलपमेंट फॉलो ए पैटर्न और सेकंड हो गया प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। आगे देखो तीसरे नंबर का है कंटिन्यू डेवलपमेंट। जो हमारा देखो वैसे हम है ना अगर NIOS से करेंगे तो इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से बताया पाएगा, साथ में एक तो एग्जाम्पल भी दे दिए होंगे आपको, जैसे मैंने बताया कि USA का बच्चा हो कहीं का बच्चा, वैसे एग्जाम्पल भी मिलेंगे आपको। अब ये देखो कि सतत विकास जो हमारा डेवलपमेंट है ना वो गर्भाशय से लेकर समाधि तक चलता है। तो ये चीज़ इसमें हमने इतनी सी बस पढ़ के छोड़ दी कि समझ में आ गया कि जो कंटिन्यू चलता है हमारा डेवलपमेंट, लेकिन NIOS के अंदर यही चीज़ आपको डिटेल में दी पाएगी, बस फ़र्क इतना ही है इस बुक के अंदर। लेकिन सच में बहुत ही बेस्ट बुक है ये अगर आपको जल्दी से NIOS कवर करनी है तो, वरना तो भाई 3-4 महीने लग जाएंगे आपको कवर करने में। आगे देखो नॉट यूनिफॉर्म मतलब समान नहीं है। जो हमारा क्या है, ये 3rd नंबर का हो गया हमारा सिद्धांत, ये 4th हो गया। जो हमारा डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ये नहीं है कि अगर आज हमारे अंदर मान के चलो कि 10 पॉइंट के अंदर हमें परिवर्तन हुआ, कुछ भी मान के चलो कि आज हमारे अंदर 10 परिवर्तन हुए हैं तो अगले साल भी 10 ही होंगे या 6 महीने के अंदर 10 होंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेन बात ये है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो समान नहीं है। जो तीव्र परिवर्तन ये तो होता है प्रारंभिक वर्ष में, मतलब शैशव अवस्था के दौरान सबसे तीव्र परिवर्तन होते हैं। फिर आगे हो गया धीमा परिवर्तन, मतलब उसके बाद जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट वाली सॉरी कौन सी एज आ गई, वो फर्स्ट तो होगी देखो हमारी शैशव अवस्था होगी। फिर हमारी जो बाल्यावस्था होगी ना चाइल्डहुड वाली, तो उसके अंदर हमारा जो डेवलपमेंट है वो धीमा होगा। और फिर किशोर अवस्था आ गई, उसके अंदर हमारी क्या होगी, अचानक वृद्धि होगी। ठीक है, और आगे देखो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। ये तो पता होगा कि सभी व्यक्ति के हैं क्या है, अपने आप में इंडिविजुअल है। तो व्यक्तित्व अंतर के सिद्धांत में क्या है कि विकास की दर और गुणवत्ता सब में क्या होती है, अलग अलग होती हैं। लड़कियां लड़कों की तुलना में पहले परिपक्व होती हैं। ये बात NIOS के अंदर साफ साफ लिखी है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा पहले परिपक्व होती हैं और लड़कियां लड़कों से 2 साल क्या होती हैं, आगे होती हैं। इसीलिए जो लड़कियों की हाइट है वो 15 साल तक बढ़ती है और लड़कों की हाइट कितने साल तक बढ़ती है, 17 साल तक बढ़ती है। ठीक है, और आगे देखो हमारा ये 4th हो गया। 5th नंबर का देखो जर्नल टू स्पेसिफाई मतलब जो हमारा डेवलपमेंट है वो सामान्य से विशिष्ट होता है। पहले हम सामान्य चीज़ें सीखते हैं और उसके बाद हम क्या सीखते हैं, विशिष्ट चीज़ें सीखते हैं। जैसे अलग अलग शब्द कहने से पहले अलग अलग ध्वनियाँ समान रूप से बोल लेगा। मतलब कोई बच्चा है वो पहले शब्द तो बोल लेगा नहीं, पहले वो क्या सीखेगा, ध्वनियाँ सीखेगा। तो इसीलिए बोला है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आगे देखो इंटीग्रेशन का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। विशिष्ट प्रतिक्रियाएं संपूर्ण से एकीकृत होती हैं। जो हमारी स्पेसिफाई जो रिस्पॉन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, संपूर्ण से, मतलब पहले हम पूरे हाथ को यूज करना सीखेंगे और उसके बाद हमारी पकड़ है वो उंगलियों से होगी। पहले पूरे हाथ से खिलौने को पकड़ेगा बच्चा और फिर उंगलियों के माध्यम से भी खिलौने को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। आगे देखो अंत संबंध, विकास के सभी आयाम संबंधित या प्रभावित होते हैं। मतलब जो विकास है ना हमारा PCSE फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल्स, ये सभी आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अगर हमारा शारीरिक विकास अच्छा होगा तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होगा और सोशल विकास अच्छा होगा तो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। आगे देखो प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब पूर्व अनुमान या भविष्यवाणी। ये सुना होगा आपने कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो ये वही बात है। भविष्य के
विकास की भविष्यवाणी करने की गुंजाइश। मतलब छोटे बच्चे को देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऐसा होगा। ये नहीं बोलते कि अपने दादा जैसा है, पापा जैसा है, कुछ ऐसा। ठीक है, आगे देखो। आगे है वृद्धि और विकास के बीच संबंध। वृद्धि परिपक्वता के साथ साथ अधिगम दोनों पर निर्भर है। मतलब वृद्धि और जो विकास है उसके अंदर क्या संबंध है। वृद्धि है ना, जो परिपक्वता के साथ साथ अधिगम दोनों पर निर्भर करती है। जो हमारी ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ, वो हमारी परिपक्वता के साथ साथ हमारी लर्निंग कैसी हुई है उस पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। और जो परिपक्वता है, परिपक्वता समय के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन है। ठीक है, देखो इसके अंदर हमने ये डेफिनेशन देख ली कि वृद्धि परिपक्वता के साथ साथ अधिगम दोनों पर निर्भर है। और आगे हमें क्या समझा दिया कि परिपक्वता क्या है और सीखना क्या है। इस बुक की ये खास बात है कि सारी चीज मैनेज करके दी हुई है कि एक बच्चा अच्छे से उसको बिना किसी टीचर के समझ सके। परिपक्वता समय के परिणाम स्वरूप जो हमारा फिजिकल के अंदर, मसल्स के अंदर, जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो परिवर्तन आते हैं उसको शामिल किया गया है। आगे है सीखना। व्यक्तिगत काम कर रहे उपयुक्त पर्यावरण बलों की कार्यवाही। क्या है, सीखना है। अब देखो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। हेरिडिटिकल फैक्टर। देखो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक है, एक तो आंतरिक कारक और एक बाह्य कारक। अब हम आंतरिक कारक के बारे में देखेंगे। आंतरिक कारक हो गए जो हमारी बॉडी के अंदर हमें प्रभावित करते हैं, जैसे हेरिडिटिकल फैक्टर आनुवांशिक कारक हो गया, जैविक या संवैधानिक कारक हो गया, और इमोशनल कारक हो गया, और सोशल्स नेचर्स मतलब सामाजिक प्रकृति हो गया। अब ये तीन तो हम देख के क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अगर आपने PYQ देखा हो तो, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है या आंतरिक कारक नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो ये तो हम देखते ही लगा देंगे कि आंतरिक कारक हेरिडिटी फैक्टर है, बुद्धि भी है, भावनात्मक कारक भी है। लेकिन अगर हम हिंदी मीडियम में कर रहे हैं और आपको मिल गया संवैधानिक कारक, तो हम मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते अगर हमने नहीं पढ़ा कि ये हमारी बॉडी का कोई आंतरिक क्या है, कारक है जो हमारी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। अगर हमने इसको बायोलॉजिकल फैक्टर देख लिया तो ठीक है, लगा देंगे, जैविक दे दिया तो भी लगा देंगे, लेकिन संवैधानिक दे दिया तो नहीं लगाएंगे। इसलिए ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, संवैधानिक कारक और सामाजिक प्रकृति, ये तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अगर ना पढ़ा है ना तो सोशल कारक पढ़ते ही दिमाग में बाह्य कारक आएगा, लेकिन ये क्या है, एक आंतरिक कारक है। इसलिए ये दोनों पॉइंट है ना ध्यान रखना। अब देखो ये मैंने NIOS से जो डिटेल्स थ्योरी पढ़ी थी तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिली वो लिख रखी हैं भाई। ठीक है, वो देखो गर्भावस्था में बच्चा, इसके अंदर जो बच्चा है, गर्भ में बच्चा है, तो उसके अंदर इंटरनल फैक्टर कौन से हैं और एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं। इंटरनल फैक्टर तो वो हो गए जो गर्भ के अंदर बच्चा है उसके अंदर जो शरीर, बच्चे के शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं वो तो हो गई उसके इंटरनल। और जो एक्सटर्नल क्या होगी, जो माँ के शरीर के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं वो क्या हो गई, एक्सटर्नल। एक बात ध्यान रखने की है यहाँ पे, जैसे मान के चलो कि बच्चा हो गया, जो अगर बच्चा किस गर्भ के अंदर है तो जो माँ के पेट के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं वो बच्चे के लिए तो क्या है, एक्सटर्नल, लेकिन माँ के लिए क्या है, वो इंटरनल है। ध्यान रखना दोनों बातों को, माइनर सा अंतर है कि जो गर्भ के अंदर क्रियाएं चल रही हैं माँ के लिए तो वो क्या है, एक्सटर्नल, और बच्चे के लिए वो माँ के लिए तो वो क्या है, इंटरनल, और बच्चे के लिए क्या है, वो एक्सटर्नल है। और बच्चे के पैदा होने के बाद जो इंटरनल फैक्टर होंगे उसके शरीर के अंदर जो कुछ चल रहा है वो, और एक्सटर्नल जो शरीर के बाहर हो गया वो हो गया। आगे देखो बाह्य कारक कौन से हो गए। बाह्य कारक हो गए हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। मतलब जो माँ के गर्भ में पर्यावरण और वातावरण, जो बच्चा पैदा हो गया तो उसमें जो बच्चे को शरीर को क्या कुछ पोषण मिला है, और बच्चे की गुणवत्ता, पोषण की मात्रा, सामान्य या असामान्य प्रसव, गर्भावस्था में बच्चों को कोई नुकसान या दुर्घटना नहीं हुई, ये सभी क्या है, वो जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं। आगे देखो जन्म के बाद उपलब्ध वातावरण। जन्म के बाद बच्चे को जो वातावरण उपलब्ध होता है वो भी डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रभावित करता है। मीन्स देखो कि दुर्घटनाएं व घटनाएं हो गई, भौतिक पर्यावरण की गुणवत्ता, चिकित्सा, देखभाल, पोषण, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की, ये किसके अंदर आ गया, अपना एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आ गया।
अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं, बने तो पीछे से भी है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, इसीलिए ये यूनिट हमने पहले स्टार्ट की है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये देखो कि शैशव अवस्था से बाल्यावस्था तक का विकास है ना, इसको मान के चलो कि हमने शैशव अवस्था के बारे में पढ़ना है। तो इसके अंदर हम पता क्या कैसे पढ़ेंगे, शैशव अवस्था के 4 डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम। शैशव अवस्था का शारीरिक विकास, फिर शैशव अवस्था के अंदर बच्चा का भाषा विकास। शैशव अवस्था मतलब 0 से लेकर 2 साल के बीच में बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का भाषा विकास, बच्चे का बौद्धिक विकास और बच्चे का सामाजिक विकास तो होगा नहीं इस स्टेज के अंदर, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ पढ़ेंगे। फिर हम बाल्यावस्था के अंदर भी ये चारों के चारों डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद किशोर अवस्था के अंदर भी चारों के चारों डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इस बुक की एक खास बात क्या है, देखो कि जो शारीरिक विकास है शैशव अवस्था के अंदर, उसके वो अलग बताया गया है, भाषा विकास के बारे में अलग दिया है, सामाजिक विकास के बारे में अलग दिया है। लेकिन एक बार आप NIOS को देखो, उसके अंदर कैसे दिया हुआ है, मतलब समझने की बात है। NIOS के अंदर देखो, इसमें दे दिया कि वृद्धि के स्तर में शैशव अवस्था से बचपन तक की, बता तो दिया कि शैशव अवस्था, प्रारंभिक बचपन, बाद का बचपन और किशोर अवस्था भी, इन 4 स्टेज के बारे में हम 4 डेवलपमेंट पढ़ेंगे। लेकिन शारीरिक विकास के बारे में देखो, इसी में तो शैशव अवस्था का बता दिया, मतलब इसी जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी पैराग्राफ के अंदर तो शैशव अवस्था का डेवलपमेंट दे दिया, इसी के अंदर बाल्यावस्था का और इसी के अंदर किशोर अवस्था का। तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे ना, तब हम अलग अलग पता लगा सकेंगे कि ये कौन सी स्टेज का है, ठीक है। लेकिन इस बुक के अंदर क्या है, इस बुक के अंदर हमें अलग अलग दिया हुआ है, सारे के सारे डेवलपमेंट अलग अलग दिए हुए हैं, तो पढ़ने में आसानी हो जाती है। अब देखो शैशव अवस्था के अंदर जो हमारा शारीरिक विकास है, उसके अंदर शारीरिक विकास बच्चे का कैसे होता है वो देखो। यहाँ से क्वेश्चन जिसने PY को देखे होंगे उसको तो मतलब ये मान के चलो कि बिल्कुल क्या क्या बोल ले, अमृत के समान लगेगा ये कंटेंट। 2 से 3 महीने का बच्चा क्या एक्टिविटी करता है, सिर को उठाना और अपनी बाहों को ऊपर उठाना शुरू कर देता है। ये अपना शारीरिक विकास पढ़ रहे हैं हम, कौन सी स्टेज का, इन्फेंट स्टेज का। और जो बच्चे हैं उसको, शैशव अवस्था वाले बच्चे को हम टोडलर बोलते हैं। ये PY क्यू क्वेश्चन है भाई, इसीलिए लिखा हुआ है। शैशव अवस्था के अंदर जो बच्चा होता है उसको हम टोडलर बोलते हैं। और जो हमारा इसके अंदर विकास है ना, वो बहुत तेज़ी से होता है। पूरी लाइफ हमारा जितना विकास होता है वो सबसे ज़्यादा अगर हमारा जो ग्रोथ होती है वो इसी एज के अंदर होती है, शैशव अवस्था के अंदर। आगे देखो 3 से 4 महीने का बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, पलटना स्टार्ट कर देता है, मतलब करवट लेना स्टार्ट कर देता है। और 4 से 5 महीने का बच्चा एक खिलौना पकड़ना स्टार्ट कर देता है। 6 महीने का बच्चा बिना सहायता के बैठना स्टार्ट कर देता है। 7 से 10 महीने का बच्चा रेंगना या खिसकना स्टार्ट कर देता है। 10 महीने का बच्चा खड़े होना सीख जाता है, या बोले कि टेक फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर देता है। 9 से 10 महीने का बच्चा मजबूत पकड़, पहली 2 उंगलियों से उसकी पकड़ है वो मजबूत हो जाती है। और 15 महीने का बच्चा, मीन्स 1.5 महीने के आसपास, 1.5 साल के आसपास बच्चा सीढ़ी या ऊंची कुर्सी और फर्नीचर पर चढ़ सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि उतर नहीं सकता, मतलब चढ़ तो सकता है लेकिन उतर नहीं सकता। और 18 महीने का बच्चा अधिक शिथिल, मतलब पीछे की ओर चलना, बगल में चलना, मंडलियों में, यहाँ तक कि दौड़ना भी स्टार्ट कर देता है कि कौन से 18 महीने का बच्चा। और 24 महीने का बच्चा या 2 साल का कूदना, पहली तिपहिया साइकिल चलाना शुरू कर देता है। बिल्कुल मतलब ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे के ऐसे आया हुआ है कि फर्स्ट स्टेप बच्चा कौन से महीने में स्टार्ट कर देता है। और फिर एक बार ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये बोल रहा था कि कौन सा कथन सत्य है, 1 या 2, कि बच्चा 15 महीने का बच्चा सीढ़ियों पर चढ़ सकता है, उतर सकता है या ये कर सकता है। तो ये इसके अंदर दिए हुए थे, ठीक है। अब ये बोलेंगे कि इसको याद कैसे करें, तो भी इसके याद करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है रिवीजन भाई, ठीक है। रिवीजन करते जाओ, बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी। या फिर दिमाग के अंदर किसी छोटे बच्चे की देखा होगा अपने परिवार के अंदर, तो उसको ध्यान रखो कि 2-3 महीने का बच्चा, पहले उन्होंने सिर उठाना सीखा, बाहों को उठाना सीखा, फिर पलटना सीख गया, एक खिलौना पकड़ना सीख गया। मतलब ये चीज़ बस होगी ना, अगर अच्छी होगी तो सिर्फ रिवीजन से होगी, वो करते रहना। आगे देखो भाषा विकास, 2 से 3 महीने का बच्चा कूइंग स्टार्ट कर देता है, जैसे आनंद दिखाएगा। और 3 से 4 महीने का बच्चा क्या दिखाएगा, अधिक मौखिक शब्द जैसे PKMS, मतलब ऐसे कुछ बोलना शुरू कर देता है जिनका खुद का कोई क्या नहीं होता, मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता इन वर्डों का।
और 4 महीने का बच्चा क्या करता है, स्वर ध्वनियों और व्यंजन ध्वनियों गा आहुपु, ये आया हुआ है आहुपु, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, मतलब ऐसे कुछ कुछ अपनी एक्टिविटी है वो मतलब निकालता रहता कुछ कुछ ध्वनियाँ बच्चा मुंह से। आगे देखो 5 महीने का बच्चा संगीत ध्वनि और भाषण सीखना स्टार्ट कर देता है, मतलब संगीत के प्रति बच्चा है ना एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है 5 महीने का बच्चा। और 6 महीने का बच्चा बैबलिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आगे देखो 7 महीने का बच्चा क्या है कि बोलते हुए ध्वनि मुंह की नकल करके गाय की ध्वनि के लिए बोलना स्टार्ट कर देता है। मीन्स क्या है कि जो 7 महीने का बच्चा है ना वो नकल करना स्टार्ट कर, जैसे गाय की आवाज़ निकालना स्टार्ट कर दी, बंदर की आवाज़ निकालना स्टार्ट कर दी, या कुत्ते की आवाज़ निकालना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है बच्चा। कि हम बोलते कभी कभी हम बच्चों को पूछते हैं ना कि बंदर कैसे करता है, बिल्ली कैसे बोलती है, तो मतलब वो 7 महीने का बच्चा ये एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर देता है। आगे देखो 8 महीने का बच्चा कनेक्ट ध्वनियाँ वास्तविक विचार, मतलब अगर उसको हम मतलब ये करना कि दूध चाहिए हमें, कुछ ऐसी चीज़ें क्या कर देता है बच्चा, बोलने स्टार्ट कर देता है। आगे देखो 9 से 12 महीने का बच्चा मामा पापा दादा, मतलब ये वाले शब्द क्या करने स्टार्ट कर देता है, बोलने स्टार्ट कर देता है। आगे देखो 12 महीने का बच्चा 2 से 3 शब्द बोलने स्टार्ट कर देता है। और 18 से 24 महीने का बच्चा टेलीग्राफिक भाषण स्टार्ट कर देता है, मतलब 2 से 3 शब्द सरल वाक्य बोल सकता है, जैसे पानी दो, जैसे खाना खाना है, कुछ ऐसे वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। और 20 महीने का बच्चा 50 वर्ड बोलने स्टार्ट कर देता है। और 24 महीने का बच्चा 100 शब्द बोलने क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। आगे देखो संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या बताया गया, संज्ञानात्मक विकास के अंदर पियाजे ने क्या बताया है कि 0 से 2 माह का बच्चा, ये NIOS के अंदर बताया गया भी संज्ञानात्मक विकास के जो बारे में है ना, वो पियाजे ने जो थॉट दिए थे वही दे रखे हैं सेम के सेम। पियाजे ने बताया है कि रिफ्लेक्टिव बिहेवियर करता है बच्चा 0 से 2 साल के बीच। रिफ्लेक्टिव बिहेवियर का मतलब जैसे जो उत्तेजनाएं जो क्रियाएं हम उसके सामने करते हैं ना वही करता है। जैसे कई बार हम बच्चों के सामने जीभ निकालते हैं तो बच्चा भी जीभ निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, या फिर आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई बच्चे के पास रोने लग जाता है कोई दूसरा बच्चा, तो बच्चा भी रोना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और आगे देखो 2 लक्ष्य रखे हैं जीन पियाजे ने इस स्टेज के अंदर। कौन से निर्देशित व्यवहार, मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर स्टार्ट कर देता है। और वस्तु स्थायित्व का गुण भी बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, कौन से गुण आ जाते हैं बच्चे के अंदर, निर्देशित व्यवहार और वस्तु स्थायित्व के गुण किसके अंदर आ जाते हैं, बच्चे के अंदर आ जाते हैं। आगे देखो इमोशनल्स एंड सोशल्स डेवलपमेंट। इसके अंदर जो 2 से 3 महीने का बच्चा है ना वो सोशल स्माइल, मतलब सामाजिक मुस्कान स्टार्ट कर देता है। किसके लिए करता है वो, फॉर केयर गिवर के लिए करता है, जो उसकी देखभाल करता है उसके लिए बच्चा क्या करता है, स्माइल देना स्टार्ट कर देता है। और 4 महीने का बच्चा अनायास हंसना स्टार्ट कर देता है, मतलब एकदम बच्चा कभी कभी अचानक हंसना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, और अचानक रोने भी लग जाते हैं। आगे देखो 2 से 6 महीने का बच्चा, 2 से 6 महीने का बच्चे के अंदर FAL का गुण आ जाता है, मतलब फियर एंगर और लव, ऐसे याद कर लेना। क्रोध उदासी आश्चर्य व भय के गुण 2 से 6 महीने के बच्चे के अंदर आ जाते हैं। आगे देखो 5 से 6 महीने का बच्चा अजनबी चिंता दिखाता, मतलब एकदम ऐसी एंजाइटी सी दिखाएगा। ठीक है, और 6 महीने का बच्चा भावनाओं की नकल करना स्टार्ट करता है, जैसे रोने की एक्टिंग हंसने की एक्टिंग अगर उसके सामने कोई करता है तो सेम उसी की तरह करने की कोशिश करता है बच्चा। 8 से 10 महीने का बच्चा जुदाई या बिछड़ने की चिंता दिखाने लगता है, कि मतलब मम्मी से अपनी दूर नहीं होना चाहता, अगर कोई उसको ज़बरदस्ती लेना चाहता है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। 9 महीने का बच्चा नाराज़गी और उदासी दिखाना स्टार्ट कर देता है। और 9 से 10 महीने का बच्चा उदासी निराश भाव दिखाता है। 11 महीने का बच्चा भावनात्मक असंतुलन दिखाना स्टार्ट कर देता है। भावनात्मक असंतुलन का मतलब है कि खुद के भाव समझता है या चीज़ें अच्छी लगती हैं या नहीं, मतलब उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है या नहीं लगती है वो चीज़ मतलब दिखाना स्टार्ट कर देता है बच्चा। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा अगर बच्चे ने सूसू पोटी करके तो उसके फेस से पता चल जाता है कि बच्चा किसी चीज़ से दुखी सा है, मतलब ये वाली चीज़ बच्चे के अंदर इमोशनल से इनस्टेबिलिटी सी आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर वो किसी के पास कंफर्ट है तो आराम से खेल लेगा, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, फेस बनाना, फेस के जो स्टाइल है वो करने स्टार्ट कर देगा। 12 महीने का बच्चा जेलसी दिखाना शुरू कर देगा।
इससे बच्चा दूसरों के इमोशंस को पहचान लेता है। मतलब अगर कोई बच्चे को अच्छे से उसकी देखभाल कर रहा है, अच्छे से खिला रहा है, तो उसके पास अच्छे से रहेगा। लेकिन यही है कि नहीं, अच्छे से नहीं उसकी देखभाल कर रहा, तो बच्चा उसके पास जाना पसंद नहीं करता। 13 से 18 महीने का बच्चा अलगाव चिंता कम हो जाती है, मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, दूसरों के पास जाना कंफर्ट महसूस करता है। और 15 से 18 महीने का बच्चा झंझलाहट और आसानी से निराश व गुस्सा दिखाना स्टार्ट कर देता है। 21 महीने का बच्चा अधिक आराम से दिखाता है और 24 महीने का बच्चा एम्पैथी सहानुभूति दिखाना स्टार्ट कर देता है। ये हमने चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब क्या पढ़े हैं, इन्फेंसी के बारे में पढ़ लिया हमने। इन्फेंसी स्टेज के अंदर बच्चे का शारीरिक विकास और भाषा विकास और बच्चे का सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास, ये हमने चारों के चारों डेवलपमेंट क्या है कर लिए। अब ये देखो कि इसको ये सारे के सारे याद करना, मतलब ये लग रहा होगा कि क्या दे दिया, मतलब समझ से में बिल्कुल बाहर सा लग रहा होगा। तो भाई इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ओनली वन, रिवीजन। तो रिवीजन करते रहना। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से रिवीजन कर लेना, अगर बुक नहीं है ना तो इसी वीडियो को या आप स्क्रीनशॉट लेकर इन चीज़ों का बार बार रिवीजन करना। 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे आपको। अब हम करते हैं 2 से 6 साल के बच्चे के अंदर, मतलब बाल्यावस्था के अंदर शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में क्या क्या चीज़ें हैं कि पैरों का विकास तेजी से होता है, जो ऊंचाई है का है वो 1/2 होता है। ऊंचाई का 1/2 कैसे, मतलब बच्चों के जो पैर है ना वो धड़ से लंबे होते हैं। बच्चों की धड़ तो है क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन उसके पाँव क्या है बच्चे के, वो पाँव क्या होते हैं बच्चे के, लंबे पाँव होते हैं। ठीक है। और जो 3 साल का लड़का है उसके अंदर 33 पाउंड तो वजन होता है और 38 इंच की उसकी लंबाई होती है। लेकिन लड़कियां क्या होती हैं, हल्की और छोटी होती हैं 3 साल की उम्र के अंदर। और 5 साल का लड़के का वजन क्या है, 43 इंच की तो उसकी लंबाई हो जाती है और उसका जो वजन है वो क्या हो जाता है, 43 पाउंड ही उसका वजन हो जाता है। इस चीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि वजन तो कम है बच्चे का लेकिन लंबाई ज़्यादा है। लेकिन 5 साल का जब होगा ना बच्चा तो उसकी लंबाई और उसका वेट दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आगे देखो, मांसपेशियां बहुत तेज गति से विकसित होती हैं, बड़ी मांसपेशियां बेहतर तरीके से विकसित होती हैं। और ये PYQ क्वेश्चन बना हुआ है कि 5 साल के बच्चे का 85% जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो हो जाता है। मस्तिष्क 90% विकसित हो जाता है। मतलब ये देखो कि 90% विकसित हो जाता है 6 साल के स्टेज के अंदर, ये लिखा है NIOS के अंदर। ठीक है। लेकिन ये तो है नहीं कि बिल्कुल फिक्स दे दिया कि 85%, ऐसे दिया था 85 से 90% डेवलपमेंट बच्चे का किस स्टेज के अंदर हो जाता है, तो वो 5 से 6 साल की उम्र में बच्चे का ये डेवलपमेंट क्या है, हो जाता है। आगे देखो, अब है इसके अवधारणात्मक विकास, मतलब 2 साल का, 3 साल का और 4 साल के बच्चे के अंदर जो अवधारणात्मक डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, परसेप्चुअल्स डेवलपमेंट। वो देखो, जो विकास है बच्चे का, 2 साल का बच्चा बिना मदद के टहलना, उछलना और दौड़ना स्टार्ट कर देता है। और 3 साल का बच्चा क्या है, उछलता कूदता, मतलब यहाँ तो बिना मदद के टहलता है, उछलता है और दौड़ता है, और यहाँ उछलता कूदता जो चाहे वो कर सकता है। और 4 से 5 साल का बच्चा मुफ्त और सक्रिय गतिविधि संचालन, संगीत के प्रति, मीन्स इसके अंदर क्या है कि डांस भी कर सकता है बच्चा। ये बात ध्यान रखने की है कि 4 से 5 साल का बच्चा डांस की क्रिया स्टार्ट कर देता है NIOS के अनुसार। वैसे तो आजकल के बच्चे छोटे छोटे लग जाते हैं करने। आगे देखो, फाइन मोटर स्किल, जो सूक्ष्म गति कौशल है वो 2 साल के अंदर बच्चा नकल करके करना स्टार्ट कर देता है। और 3 साल का बच्चा आकारों को मिला सकता है, जैसे त्रिभुज के साथ त्रिभुज को मिला दिया, स्क्वायर के साथ स्क्वायर को मिला दिया। और फिर 4 साल का बच्चा रंगों को नाम दे सकता है कि ये रेड कलर है, ये ब्लू है, ये पिंक है, ऐसे नाम दे सकता है। और फिर अवधारणात्मक विकास में क्या है कि स्वयं को पहचानता है, 2 साल का बच्चा रंगों को मिलाता है। ठीक है। और 500 को ठीक रंगों को, इसमें देखो 4 से 5 साल का बच्चा जो सूक्ष्म गति कौशल है ना, रंगों को नाम दे सकता है कि ये रेड है, ये ब्लू है। लेकिन 2 साल का बच्चा स्वयं को पहचानता है, रंगों को मिलाता, जैसे यहाँ रेड है तो रेड को रेड से मिला दिया, यहाँ पिंक है तो पिंक को पिंक से मिला दिया, यहाँ ब्लैक है तो ब्लैक को ब्लैक से मिला दिया। ये क्रियाएं बच्चा कर सकता है। प्ले स्कूल के अंदर यही एक्टिविटी बच्चों को सिखाई जाती है। आगे देखो, 3 साल का बच्चा 500 को ठीक कर सकता है। ठीक है। बॉक्सेस को अगर वो अस्त व्यस्त है तो उनको क्या कर सकता है, एक सीरीज के अंदर लगा सकता है। और 4 साल का बच्चा आकार और रंगों को मिला सकता है और उनकी पहचान कर सकता है, नाम वगैरह सब कुछ दे सकता है स्टेज के अंदर।
उच्चारण 2 साल का बच्चा 200 शब्द बोल लेगा, और 3 साल का बच्चा 900 शब्द बोल लेगा, और 4 साल का बच्चा 3000 शब्द 2 से 3000 शब्द बोल सकता है। याद करने के लिए क्या है कि 2 साल का बच्चा 200 शब्द, और फिर ये देखो कि 4.5 गुना डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का। 3 साल तक जाते जाते वो 900 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है, और फिर 2.5 गुना होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो शैशव अवस्था है उसके अंदर डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा तीव्र गति से होता है। आगे देखो अडेप्टिव बिहेवियर। 2 साल के बच्चे का आंत पर नियंत्रण, मतलब जो यो मल व मूत्र त्याग पर नियंत्रण करना स्टार्ट कर देता है 2 व 3 साल का बच्चा। और इस स्टेज के अंदर वो एक आदमी की जो ऐसी तस्वीर है वो क्या कर सकता है, ऐसे खींच सकता है। और इसके अंदर विस्तार से व्यक्ति, मतलब अच्छे से किसी व्यक्ति के आँख, नाक, कान, ये चीज़ें बना सकता है। ये सारे के सारा कंटेंट बिल्कुल सेम टू सेम NIOS से लिया गया है। इसको 1-2 बार रीड कर लेना दिमाग से, ऐसे मतलब सामने रखोगे ना चीज़ों को तो ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी। आगे देखो भाषा का विकास। 1 साल के अंदर बच्चा 3 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 2 साल का बच्चा 272 शब्द बोलता है। 3 साल का बच्चा 896 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। अब ये तो है नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम आपको डिक्टो कैसे ही मिलेंगे, मतलब आगे पीछे हो सकते हैं, बस थोड़ा सा है ना अंदाजा लगा लेना कि 2 साल का बच्चा 250 के अराउंड शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है, 3 साल का बच्चा 900 के अराउंड, और 4 साल का बच्चा 1500-1600 शब्द बोल लेता है, और 5 साल का बच्चा 2500 या 3000 के अराउंड शब्द बोल लेता है। आगे देखो बौद्धिक विकास, इंटेलिजेंट डेवलपमेंट। इसका बौद्धिक विकास के अंदर क्या है कि 2 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो तेजी से होता है। 2 साल की उम्र के बाद जो बौद्धिक विकास है वो तेजी से होता है। भौतिक और सामाजिक वास्तविकता, मतलब जो उसकी फिजिकल्स और सोशल्स रियलिटी है ना उसको पहचान कर वो जो बच्चे के जो इंटेलिजेंसी है ना वो अच्छे से क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। और 5 साल की एज तक बच्चा 85% इस चीज को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। 6 साल तक बच्चा आकार, आकृति, रंग, समय, दूरी की धारणा क्या कर लेता है, विकसित कर लेता है। और स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, खासकर रटना बढ़ जाता है बच्चे का। 2 से लेकर 6 साल की स्टेज तक बच्चा अच्छे से किसी भी चीज को रट लेता है। कि आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत सारी स्कूल के अंदर कविताएं क्या याद कर लेते हैं जिसका उसको मतलब भी नहीं पता होता, तो वो इसी चीज के अंदर आता है कि उनकी स्मरण शक्ति क्या होती है, तेज होती है। रचनात्मकता विकसित होती है, कल्पना करना शुरू कर देते हैं बच्चा। ये इंपॉर्टेंट है कि 2 से 6 साल का बच्चा, मतलब पूर्व बाल्यावस्था के अंदर जीन पियाजे की भी अवस्था लागू होती है यहाँ पे, कि कल्पना क्या करना स्टार्ट कर देता है। ठोस वस्तु और तर्क विकसित कर देता है, तो मतलब जो चीज वो देख सकता है उन चीजों के प्रति, मूर्त चीजों के प्रति वो तर्क देना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। और ध्यान की अवधि 7 से 20 मिनट होती है। ये PYQ क्वेश्चन है भाई। जो पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे हैं उनकी ध्यान की अवधि कितनी होती है, 7 से केवल 20 मिनट तक होती है। आगे देखो बाल्यावस्था के अंदर सामाजिक विकास। विश्वास बनाम अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। विश्वास बनाम अविश्वास पढ़ते हुए आपके दिमाग में किसका नाम आना चाहिए भाई, जिसने 8 स्टेज दी थी। किसने दी थी 8 स्टेज? एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पूरी साइकोलॉजी के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी स्टेज दी हुई है, और उन्होंने 8 स्टेज बताई हैं। और इतना बताने के बाद आई होप उसका नाम तो आपको ध्यान आ गया होगा, और उसका नाम आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। आगे देखो सामाजिक विकास के अंदर बच्चे के अंदर विश्वास और अविश्वास की भावना आ जाती है, स्वायत्तता विकसित हो जाती है। 2 लिंगों के बच्चे एक साथ खेलना, मतलब सामाजिक 2 से 6 साल के बच्चे एक साथ खेलना स्टार्ट करते हैं, मतलब 2 लिंगों के बच्चे बॉयज और गर्ल्स दोनों साथ में खेलना पसंद करते हैं। और सहयोग करना सीख जाते हैं, अगर साथ में खेलेंगे तो सहयोग करना भी सीखेंगे। परियों की कहानी, मतलब जो कहानी कविताएं होती है ना, परियों की कहानी हो गई, मतलब जो अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं बच्चों की तरह, वो वाली कहानियां क्या करना, सुनना पसंद करते हैं। और नकारात्मकता बढ़ जाती है इस स्टेज के अंदर। बड़े व्यक्तियों के हस्तक्षेप से जब बच्चों को रोका जाता है तो किसी कार्य को करने से मना कर देते हैं। ठीक है, नकारात्मकता कब बढ़ेगी बच्चों के अंदर, जब बड़े व्यक्ति किसी कार्य को करने से बच्चों को रोक देते हैं ना, तब बच्चों के अंदर नकारात्मकता बढ़ेगी। सामाजिक स्वीकृति, सोशल अप्रूव बढ़ जाते हैं बच्चों के अंदर, मतलब समाज की चीजों को बच्चे क्या करने लगते हैं, अपनाने लगते हैं। खेल स्थिति में लड़कों की तुलना में लड़कियां अधिक दबदबा होता है, मतलब जो खेल होता है, क्योंकि 2 से 6 साल के बच्चे साथ में खेलते हैं, बॉयज भी और गर्ल्स भी,
तो उनके अंदर जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स की पावर ज़्यादा होती है, मतलब उनका दबदबा ज़्यादा होता है। लड़कियां बॉयज से 2 साल आगे होती हैं, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। आगे देखो, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल तक क्या होता है कि 8 से 12 वर्ष मानव जीवन की अनूठी अवस्था होती है। इस अवस्था के अंदर जो बच्चे हैं वयस्क की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, किस स्टेज के अंदर बच्चे वयस्क की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, वो उत्तर बाल्यावस्था के अंदर स्टार्ट कर देते हैं। मस्तिष्क लगभग अपने वयस्क आकार व वजन क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। उत्तर बाल्यावस्था के अंदर शारीरिक विकास देखो, वजन और ऊंचाई में धीमी वृद्धि होती है। लड़कियां लड़कों से 2 साल आगे होती हैं। रोगों से मुक्त होते हैं। इस स्टेज के अंदर बच्चों में कोई बीमारी नहीं होती है आसानी से, मतलब अगर बच्चे कहीं भी सर्दी के अंदर नंगे पांव भी घूमते हैं तो बहुत कम बीमारियां उनके अंदर आती हैं। दूध के दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं और स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं। अब ये बात आते ही आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और कौन से होते हैं वो आप कमेंट के अंदर सर्च करके जरूर बताना, क्योंकि साथ ही साथ ये वाली चीज़ अगर इतना, क्योंकि पिछली बार के अपने पीवाई को देखे होंगे ना, तो उसका लेवल 100 क्वेश्चन के अंदर मतलब उन्होंने साइंस के क्वेश्चन भी पुट कर लिए थे और पॉलिटिकल के क्वेश्चन भी पुट कर लिए थे। वो साइंस के क्वेश्चन कैसे बने थे, वो इसीलिए बने थे कि बच्चे के अंदर दूध के दांत टूट जाते हैं, फिर स्थायी दांत आते हैं। तो स्थायी दांत कितने प्रकार के आते हैं, कथन 1 ठीक है, कथन 2 ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन बने थे। तो ये चीज़ है ना साथ के साथ क्लियर करते हुए चलना भाई। माथे का चपटा होना, नाक का तेज होना, छाती का चौड़ा होना, ये गुण आने स्टार्ट हो जाते हैं बाल्यावस्था के अंदर। आगे देखो, थकान से लड़ने की अक्षमता बढ़ जाती है, मानवीय दक्षता बढ़ती है और शक्ति बढ़ती है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है कि थकान कम होती है बच्चों के अंदर, हर टाइम खेलना पसंद करते हैं, खेलते रहते हैं, कभी थकान महसूस नहीं करते। बौद्धिक विकास, उत्तर बाल्यावस्था के अंदर बौद्धिक विकास में क्या बताया गया है कि प्राकृतिक नियमों की अवधारणा विकसित हो जाती है। नेचुरल्स लॉ है वो डेवलपमेंट, वो क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। सीखना और स्मृति अधिक कुशल हो जाती है। विज्ञान की कहानियों में रुचि लेना स्टार्ट कर देते हैं। साहस और निष्ठा में वृद्धि हो जाती है। कल्पनाशील नाटकों को वरीयता देते हैं और प्रारंभिक कल्पनात्मक भय क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जो शुरू के अंदर उन्हें जो पूर्व बाल्यावस्था होती है ना, उस स्टेज के अंदर बच्चों में भूत का भय, ऐसे कुछ भय होते हैं, लेकिन प्रारंभिक उत्तर बाल्यावस्था के अंदर जो उनके ये भय है ना, वे क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। भावनात्मक विकास देखो, अब उसकी भावनात्मक अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखें, मतलब भावनात्मक विकास में बच्चे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना स्टार्ट कर देते हैं। नाकामयाबी से गुस्सा होते हैं और प्रतिकूल चिढ़ाने पर अन्य बच्चों से तुलना, मतलब इस स्टेज के अंदर अगर आपस में कोई चिढ़ाता है तो अपने बच्चों आपस में क्या कर देते हैं, तुलना स्टार्ट करने लग जाते हैं। आगे देखो कि माता पिता का पक्षपात व ईर्ष्या का कारण बनता है। इस स्टेज के अंदर बच्चा सारी चीज़ें समझने लग जाता है। अगर कोई माता पिता अपने बच्चों के अंदर भेदभाव करता है तो वे अपने माता पिता से ईर्ष्या करना, मतलब जेलेसी करना स्टार्ट कर देते हैं। आनंद, खुशी, प्यार, जिज्ञासा, उत्सुकता, शौक व अनुराग, ये सारे गुण क्या है, बच्चे के अंदर आ जाते हैं। आगे देखो, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में अंदर क्या बताया गया है कि घर व विद्यालय में अव्यवस्था के चरम उत्कर्ष का समय है। आज्ञा नहीं मानते माता पिता की, मतलब समाज 6 से 12 साल के बच्चे, बाल्यावस्था के बच्चे जो घर में तो माता पिता की और विद्यालय में अपने टीचर की जो बातें हैं उनको नकारना स्टार्ट कर देते हैं और अपने लिंग वाले साथी समूह के साथ रहते हैं। मतलब लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद करेंगे और लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना पसंद करेंगी। ये बात देखो कि लड़कों के समूह संगठित रहेंगे और लड़कियों के नहीं, अलग हो जाते हैं। मतलब लड़के तो संगठित होकर इकट्ठे रहते हैं लेकिन लड़कियां संगठित नहीं होती। लड़कों का तो 8-9 का ग्रुप मिल जाएगा लेकिन लड़कियों का 3 या 4 का मिलेगा। बट बॉयज ज़्यादा विरोधी होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना सीख जाते हैं। पीरियड ऑफ पीक अनरिलाइज इन स्कूल, क्या लिख रखा है ये, स्कूल्स होम, मतलब आज्ञा नहीं मानते, आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। अनरिलाइज इन, हाँ मतलब क्या है कि ये पीक लेवल होता है कि बच्चे जो रियलिटी है ना उसको समझ नहीं पाते। चरम अशांति पीक लेवल होता है अनरियलाइज का, मतलब क्या है कि वो अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं। लिंग भेद तेजी से आ जाता है, वयस्क मानकों को क्या करना, नकारना स्टार्ट कर देते हैं।
आगे देखो, लोकोमोटर्स एंड मैनिपुलेटर्स स्किल्स, गति चालक और हस्त लाघव कौशल, ये अलग से दिया हुआ है। गति चालक का कौशल का मतलब है कि बच्चा चलना, दौड़ना और चढ़ना सीख जाते हैं। पीवाई का क्वेश्चन बना हुआ है कि लोकोमोटर के अंदर कौन सी स्किल्स आती हैं, तो ध्यान रखना चलना, दौड़ना और चढ़ना लोकोमोटर स्किल्स के अंदर आती हैं। और हस्त लाघव कौशल का मतलब है कि निपुणता के साथ वस्तुओं का रख रखाव, मीन्स अपने बच्चा खुद के हाथ से कई चीज़ों को कैसे रख रखाव का मतलब है कि खुद उन चीज़ों की कैसे देखभाल कर सकता है, कैसे उनको अच्छी जगह दे सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखने ठीक होगी, कि कप है अलमारी में रखा जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब खुद हस्त कौशल बच्चा सीख जाता है। प्रतीक आदमी के महानतम आविष्कारों को संस्थापित करते हैं। जो प्रतीक है, सिंबल्स हैं, वो जो आदमी के महानतम आविष्कारों को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है भाई, ये NIOS से ही लिखे गए हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने लिख दिए, ठीक है। अगर आज की वीडियो में आपको लगा है कि ये सीरीज आपको हेल्प कर सकती है और इम्पोर्टेंट लग रही है, और अगर आपकी लगे कि ये सीरीज NIOS आपको ऐसे हमें करवानी चाहिए ऐसे, तो आप कोई भी एक दो बंदा बता देना कमेंट के अंदर, स्टार्ट कर देंगे ये। अगर किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आता है तो भाई ये सीरीज हम ज़्यादा दिन स्टार्ट नहीं रखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।